हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल A2S एकेडमी पे। मैं बलवंत कुमार। आज आप लोग जो है क्या कहते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा एक टॉपिक हमारे पास है। और भौतिक विज्ञान में जो कक्षा 11 का पहला चैप्टर है उसका क्या नाम है बेटा? वो है भौतिक जगत। क्या नाम है? और भौतिक जगत, और हम लोग क्लास 11th की यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो नाम इसका क्या है बेटा? भौतिक जगत, ठीक है? इसमें साफ साफ दिख रहा होगा कि मैंने लिख दिया भौतिक जगत, और नीचे लिखा है सब मोह माया है। नीचे क्या लिखा है? सब मोह माया है। अर्थात भौतिकता और इस मोह माया से क्या संबंध है, ठीक है ना? चलो ठीक है, हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, बहुत मजा आएगी। अभी इस पे बहुत हमारे लोग का जो है क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छे खासा जो है क्या कहते हैं सिस्टम इस पे क्रिएट करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये सोचो कि एक छोटा सा अगर टॉपिक की बात करें बेटा, ठीक है, उसका नाम है विज्ञान। क्या नाम है? ध्यान दो, उसका क्या नाम है बेटा? विज्ञान, ठीक है ना? अगर आपसे कोई पूछे, देखो ध्यान से, पहले आपसे कोई पूछे यहां पे कि विज्ञान क्या है, ठीक है? क्या पूछे कि विज्ञान क्या है, ठीक है? इस चीज को आप थोड़ा अलग ध्यान रखना, ठीक है ना? कि अगर कोई पूछ ले बेटा विज्ञान क्या है, तो आप बताओगे क्या? बताओ, ठीक है? कभी कभी बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, लिख देते हैं सर विस्तृत ज्ञान, ठीक है? विस्तृत ज्ञान, समझना ध्यान से। कोई कोई बोल देता है विशिष्ट ज्ञान। क्या बोल देता है बेटा? कोई होता है ऐसा जो विशिष्ट ज्ञान बोल देता है। समझते रहना ध्यान से। कोई क्या बोल देता है बेटा? विशिष्ट ज्ञान, ठीक है? अब अगर हम इस शब्द को देखें, ये जो हमें शब्द नजर आ रहा है, अगर इस पे थोड़ा से नजर दौड़ाएं तो आपको समझ में आना चाहिए कि ब्रह्मांड में स्थित किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी पदार्थ के बारे में विस्तृत ज्ञान ही विज्ञान कहलाएगा। ब्रह्मांड में स्थित किसी भी वस्तु के बारे में विशिष्ट ज्ञान जो होगा, यानी उसकी एक तरीके से कह सकते हैं आंतरिक, बाह्य जो भी संरचनाएं होंगी, रचनाएं होंगी, उसकी अवस्थाएं होंगी, उसके बारे में जो हमारा विश्लेषण होता है, वो भैया विज्ञान के अंतर्गत आता है। आता है? कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? इसमें मेरे अकॉर्डिंग तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। चलो देखते हैं। कभी कभार क्या होता है कि सर आप तो अपने अकॉर्डिंग ये विज्ञान बता रहे हैं, हम क्या कहते हैं कि सुव्यवस्थित, समझते रहना, सुव्यवस्थित कामा सुसंगठित, सुसंगठित। अभी बताएंगे किसी भी चीज के बारे में अध्ययन करने के लिए कितने चरण होने चाहिए। हमने लिख दिया सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध, तथा क्रमबद्ध ज्ञान ही, तथा क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कहलाता है। कंफर्म हो गया? बात समझ में आई? यहां से हमने लिख दिया कि ब्रह्मांड में उपस्थित किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। पहली चीज है सुव्यवस्थित, उसकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। बात समझ में आई? सुसंगठित, उसका संगठन अच्छा होना चाहिए। बातें समझ में आ रही होंगी आपको? कोई डाउट तो नहीं है? चलो देखते हैं आगे। आगे की कहानी अगर हम शुरू कर लें तो देखो, विज्ञान तो आपको समझ में आया, कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो कभी कभार क्या होता है, बहुत लोग कहते हैं कि जो एक क्या कहते हैं विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई हुई यूनान से हुई है। विज्ञान तो हमारे भारत देश में बहुत दिन से ही है। विज्ञान का अस्तित्व तो हमारे भारत देश में जब से, एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई हम पहले विश्वगुरु थे। जो भी चीजें आप पढ़ते हो कि ये यूनान से ली गई है, यहां से ली गई है, जब तक राष्ट्रीय स्तर की बात जब होती है, समझ में आना। देखो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं बेटा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखो। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हैं इंडिया के, लेकिन उसको हम पढ़ते हैं कि इसको फॉरेन ने दिया है। अगर छोटा सा एक एग्जांपल मैं ले लूं, हम लोग पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ते हैं बेटा? पाइथागोरस थ्योरम।
कि जो पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने ये बताया था कि किसी भी संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये बताया क्या पाइथागोरस ने? लेकिन बेटा हमारे हिंदुस्तान में एक मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था बौधायन। क्या नाम था? बौधायन नाम था। और बौधायन ने ही संस्कृत में इस बात को प्रूफ कर दिया है कि जो है एक समकोण त्रिभुज जो होता है वो हमारे यहाँ वेदों में है, और कहीं ना कहीं उस पे जो है क्या कहते हैं, हम लोग केवल विश्लेषण नहीं कर पाए। जब इनका प्रचार प्रसार अलग अलग देशों में शुरू हुआ तो इन्हीं में से चीजों को निकाल करके उसे अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। बात समझ में आ गई होगी, इसमें हमें लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे देखो ध्यान से, मैं एक बहुत प्यारी सी चीज लेके आया हूं, इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना? देखो विज्ञान की परिभाषा, एक साइंटिस्ट है हमारे जिसका नाम है ब्रूस लिंडसे। जिसका क्या नाम है? ब्रूस लिंडसे। मुझे इनकी परिभाषा थोड़ा ज़्यादा पसंद आई क्योंकि मुझे लगता है कि जो है, देखो परिभाषा जो है विज्ञान की वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने स्तर से अलग अलग तरीके से सोच करके दी है। आप अपने अकॉर्डिंग देखो, विज्ञान विषय एक ऐसा विषय है जो आपको ये स्वतंत्रता देता है कि आप किसी भी वस्तु के बारे में अपना एक ओपिनियन प्रदर्शित करें, और उसे केवल अगर सिद्ध कर दिए तो साइंस उसे एक्सेप्ट कर लेता है। देखो ध्यान से, ब्रूस लिंडसे ने क्या बताया कि मानव के अनुभवों के वर्णन करने, व्युत्पन्न करने तथा उन्हें समझाने की प्रक्रिया को विज्ञान कहते हैं। मानव के अनुभवों को वर्णन, बात समझ में आई? यानी मानव के अनुभवों के वर्णन करने और उत्पन्न करने तथा उन्हें समझाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ये कौन बोला था? ब्रूस लिंडसे ने बोला था। बात समझ में आई? कंफर्म हो गया? और मोटा मोटा अगर समझा जाए तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, कौन थे बेटा? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया था? उन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड है इसमें सारी चीजें अव्यवस्थित हैं। एक तरीके से देखा जाए तो क्या है? सारी चीजें अव्यवस्थित हैं, ठीक है? अगर अव्यवस्थित हैं तो उन्हें व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना, ये कह सकते हो। यानी जो अव्यवस्था है उसे व्यवस्था में लाना। समझ में आया ना? जो भी चीजें अव्यवस्थित हैं उन्हें व्यवस्था में लाने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कह सकते हैं बेटा? विज्ञान कह सकते हैं। ये होती है किसकी परिभाषा? आइंस्टीन की। कंफर्म हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब कभी कभार ये आता है ना कि सर आप अपने अकॉर्डिंग क्या सोचते हैं विज्ञान क्या है? बात समझ में आई? वैज्ञानिक कौन बन सकता है? तो सही है, कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं, जैसे हम बल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? बल की। अरे बल, हाँ ठीक है, बल की बात करते हैं। चलो ठीक है। एक देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है, किसी ने आज तक बल का कोई भौतिक स्वरूप देखा है? नहीं देखा। बल गोरा होता है कि काला होता है? नहीं बता सकते हैं। अगर देखा जाए कि बल गोरा होता है कि काला होता है, बल लाल होता है कि पीला होता है, कि जो बल होता है उसके हाथ होते हैं कि पैर होते हैं, बल जो होता है एक प्रकार का प्रभाव है, और उस प्रभाव को अध्ययन कर लिया गया कि यह प्रभाव किस प्रकार क्रिएट होता है, किस पे निर्भर करता है, और उस प्रभाव को जन्म देने वाले उस महान साइंटिस्ट का जो नाम था आप लोग जानते होंगे, सर आइजैक न्यूटन था। क्या नाम था बेटा? सर आइजैक न्यूटन था। चलो देखो, काफी रोचकता भरा हुआ किस्सा है ये। न्यूटन की पहले की जो कहानी पढ़ें, गैलीलियो, कॉपरनिकस, ऐसे ऐसे साइंटिस्ट थे। समझ में आना? क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कैसे किसमें क्या सिस्टम हुआ है, ठीक है? चलो देखते हैं। अब हम कोई भी चीज का जो परीक्षण करते हैं, कि मान के चलते कोई वस्तु लेते हैं, तो विज्ञान उसे किस प्रकार से सत्य मानती है, विज्ञान उसे किस प्रकार सत्य मानती है, तो आप लोग इसको देखो ध्यान से। जैसे सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में जो एक तरीके से विज्ञान है। अब हमने विज्ञान को परिभाषित किया और अपने तरीके से, ये आपको दिख रहा है विज्ञान, और विज्ञान की परिभाषा यहां लिखी हुई है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? देखो ध्यान से, दिख रहा है कि नहीं? मेरे अकॉर्डिंग तो भाई सब दिख रहा होगा। तो प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के क्रमबद्ध अध्ययन,
देखो लिखा हुआ है कि प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विज्ञान। अब देखो ध्यान से, अगर इस पूरे संसार की बात की जाए, इस पूरे संसार या पूरे ब्रह्मांड की बात की जाए, तो इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण बेटा किससे हुआ है? द्रव्य से मिलकर के हुआ है। किससे मिलकर हुआ बेटा? द्रव्य से मिलकर के हुआ है। ठीक है ना, समझते रहो ध्यान से। अब पता चलता है कि जो हमारा द्रव्य होता है वो दो प्रकार का होता है। द्रव्य कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कहानी बढ़िया समझते रहो, बहुत अच्छी कहानी है। ठीक है, द्रव्य कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला है सजीव द्रव्य। क्या होता है बेटा? सजीव द्रव्य। और दूसरा क्या है हमारा? निर्जीव द्रव्य है। दूसरा हमारा क्या है भाई? निर्जीव द्रव्य है। अब सजीव द्रव्य के अंतर्गत जो विज्ञान है उसमें क्या पढ़ा जाता है? सजीव मतलब जानते हो, एक हमारे जीव जंतु हो गए, हम लोग हो गए, और पेड़ पौधों को भी हम लोग मान लेते हैं कि हाँ सजीव हैं। तो सजीव, इसमें देखो ध्यान से, जो सजीव थे उनको किसके अंतर्गत रखा गया बेटा? जीव विज्ञान के अंतर्गत। किसके अंतर्गत रखा गया? जीव विज्ञान के। जीव विज्ञान के दो प्रकार, मतलब एक तरीके से देखा गया, यहां इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक जंतु विज्ञान और एक क्या हो गया? वनस्पति विज्ञान। एक हमारा क्या हो गया? जंतु विज्ञान, और एक क्या हो गया? वनस्पति विज्ञान। अब ये जो जंतु विज्ञान है इसमें भी दो तरीके से चीजें आती हैं, ध्यान रखो। एक पढ़ते हैं हम लोग माइक्रोबायोलॉजी, एक है केवल बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? जैसे मैंने यहां लिख दिया ना कि जो जंतु विज्ञान है, समझ में आया कि नहीं आया? यानी कभी कभार क्या करते हैं हम, सूक्ष्म चीजों का भी अध्ययन करते हैं, तो ये सब जंतु विज्ञान के अंतर्गत आता है। और जो जंतु विज्ञान है उसके जो जनक हैं वो कौन है? अरस्तु, जिसका नाम एरिस्टोटस है। कौन है बेटा? अरस्तु। उसके बाद जो है हमारा वनस्पति विज्ञान आता है। वनस्पति विज्ञान के जो जन्मदाता हैं वो कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, हालांकि भौतिक विज्ञान से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, सॉरी जीव विज्ञान से। ठीक है ना, हालांकि चलते हैं अपने इस पे। अब हमारा क्या आ गया? निर्जीव द्रव्य। क्या आ गया बेटा? निर्जीव द्रव्य। और निर्जीव द्रव्य में इसके व्यवहारिक ज्ञान का जो अध्ययन करते हैं, यानी जिसको कह सकते हो हम क्या, देखो यहां साफ साफ लिखा है, एक नाम है व्यवहारिक विज्ञान। इसका क्या नाम है? व्यवहारिक विज्ञान। यानी व्यवहारिक विज्ञान हमारा दो प्रकार का है, जिसमें से एक हमारा है बेटा कौन सा? भौतिक विज्ञान। क्या है? भौतिक विज्ञान है। और एक हमारा क्या है भाई? रसायन विज्ञान है। एक हमारा क्या है? रसायन विज्ञान है। बातें समझ में आ गई होंगी, इसमें हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं है। तो भौतिक विज्ञान के जो जन्मदाता हैं उसको माना जाता है कौन है? सर आइजैक न्यूटन। और उसके बाद में आधुनिक भौतिकी, इसमें लिखा हुआ है ना, जो आधुनिक भौतिकी है इसके जो जन्मदाता हैं वो कौन है? आइंस्टीन। अभी आइंस्टीन और न्यूटन की जो लड़ाई है इसको आगे समझने में बहुत मजा आएगी। ठीक है ना, उसको आप लोग ध्यान से देखते रहो। तो भौतिक विज्ञान जो है इसके जो जन्मदाता हैं वो न्यूटन को माना जाता है। अच्छा, कभी कभार सर जी हम तो गैलीलियो पढ़ते हैं। हाँ, कहीं कहीं आपको गैलीलियो और न्यूटन दोनों लिखा जाएगा कि हाँ दोनों ही भौतिक विज्ञान के क्या है बेटा? जन्मदाता हैं। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। ठीक है, अगला क्या है? रसायन विज्ञान। अब रसायन विज्ञान में इसके जो जन्मदाता माने जाते हैं वो क्या माने जाते हैं? लेवोशियर। क्या माने जाते हैं? लेवोशियर। तो यहाँ पे ये बातें समझ में आ गई होंगी कि जो विज्ञान है वो क्या है। मैं विज्ञान पे काफी चर्चा कर चुका हूँ। विज्ञान कितने प्रकार के और किसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, वो किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग बेटा? पदार्थ यानी द्रव्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? द्रव्य के बारे में। मेरे अकॉर्डिंग तो कोई समस्या नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो देखो ध्यान से, अब द्रव्य क्या है? अगर कोई पूछे कि द्रव्य क्या है, समझ में आया? तो अगर आपसे कोई कह दे कि भाई द्रव्य बताओ क्या है, तो क्या बताओगे आप? ठीक है ना, देखो द्रव्य क्या है? पहली चीज तो हम जानते हैं कि ऐसा पदार्थ जो स्थान घेरता हो, मतलब जो स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो। क्या है भैया? जो स्थान घेरता हो। दूसरा क्या है? जिसका द्रव्यमान होता है। जिसका द्रव्यमान होता है। जिसका द्रव्यमान होता है। बात समझ में आ गई? मतलब द्रव्य क्या है कि जो स्थान घेरता हो और जिसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। उसे हम क्या कह सकते हैं बेटा? द्रव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? द्रव्य कहते हैं। चलो देखो ध्यान से, आप लोग जानते हो कि जो द्रव्य होते हैं इसकी जो प्रमुख अवस्थाएं हैं वो कितनी हैं?
हम लोगों को 3 पढ़ाई जाती हैं, 5 होती हैं, लेकिन मैंने प्रमुख की बात कर ली। तो जो इसकी प्रमुख अवस्थाएं हैं वो कितनी है? 3, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ठोस। क्या पढ़ते हैं बेटा? ठोस। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? द्रव। और उसके बाद क्या पढ़ते हैं? गैस। एक अवस्था जिसका नाम जानते हैं आप लोग कि ठोस क्या है? ठोस तो हमको पता ही है। अगर एक तरीके से देखा जाए, चौथी अवस्था लिखते हैं वो क्या है हमारी? प्लाज्मा। क्या है बेटा? प्लाज्मा। और जो 5वीं है वो क्या है बेटा? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। समझ में आया? और मुझे ये नहीं लगता है कि इन सबको छोड़ करके इस ब्रह्मांड में कुछ और भी होता है। अगर ब्रह्मांड में कोई चीज है तो या तो वो ठोस होगी, या द्रव होगी, या गैस होगी, उसमें से जो बचा वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होगा, या प्लाज्मा होगी। इसको छोड़ करके कुछ भी नहीं है। तो यानी पूरे सृष्टि का जो निर्माण है वो किससे हुआ है? द्रव्य से। किससे हुआ बेटा? द्रव्य से। कन्फर्म हो गया? अब आगे देखते हैं कि अगर हमने बोल दिया कि द्रव्य से हुआ है, देखो इसके बारे में लोगों की अपनी अलग अलग अवधारणाएं हैं। समझ में आया कि द्रव्य हमारा अलग है, ऊर्जा हमारी अलग है। लेकिन इस पे जो काम करने वाले साइंटिस्ट थे, अभी द्रव्य और ऊर्जा का जो लेक्चर होगा उस पे हम लोग स्पेशल बात करेंगे। ठीक है ना? ठीक है ना? चलो देखो ध्यान से, पहले तो इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। अब ये बातें समझ में आ गई होगी। जो द्रव्य है, द्रव्य जो स्थान घेरता हो, जिसका द्रव्यमान होता हो, और मैंने इसके प्रकार बता दिए। कंफर्म हो गया? और इन्हीं के बारे में जो है हम क्या करते हैं, एक अच्छी तरीके से अध्ययन करते हैं। और जिसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान में चीजें को कैसे सत्यापित करते हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो देखो ध्यान से। वो पहली चीज क्या है? देखो ध्यान से क्या है इसमें। सबसे पहली चीज है कि कोई घटना है, ऐसे ये लिखा है, देखो ये लिखा है घटना। यानी घटनाओं की व्याख्या करने की जो वैज्ञानिक विधि है, उसे वैज्ञानिक तरीके से हम कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है? देखो ध्यान से। वैज्ञानिक पहली चीज तो क्या होना चाहिए कि हम किसी भी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध प्रेक्षण लेंगे। क्या लेंगे? प्रेक्षण लेंगे। मतलब एक तरीके से किसी चीज को देखेंगे। प्रेक्षण का मतलब तो समझ में ही आ रहा होगा, किसी वस्तु को विश्लेषण करना, देखना। तो हम इसको क्या करेंगे कि प्रेक्षण लेंगे। उसके बाद परिकल्पना का निर्माण करेंगे। जैसे कभी कभार होता है, किसी चीज को अगर हम देखते हैं, कंफर्म हो गया? किसी भी चीज को अगर हम देखते हैं, देखने के बाद जैसे गांव में कोई ऐसी चीज निकलती है, नई रहती है, नया जीव जंतु रहता है, तो लोग अपनी अपनी परिकल्पनाएं वहां पे प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई कहता है कि यार मेरे अकॉर्डिंग जानवर का नाम ये है, कोई कहता है नहीं भाई ये वाला। एक सांप की प्रजाति की बात की जाए, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया जाए सांप की प्रजाति की। एक सांप जब निकलता है, एग्जैक्ट लोगों को नहीं पता होता है कि ये किस प्रजाति का प्राणी है। फिर भी चाचा चले आ रहे हैं और चाचा पूछ रहे हैं कि भाई हमारे अकॉर्डिंग तो ये नागिन है एकदम। अब चाहे वो नाग हो, उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग बता रहे नागिन है। कोई चला रहा है, अरे ये तो यार कोबरा का बच्चा लग रहा है। बात समझते रहे ना? प्राणी एक है, लोगों का ऑब्जर्वेशन अलग है, मत अलग है, लेकिन वास्तविकता क्या है ये कोई कंफर्म नहीं कर पा रहा है। तो उस वास्तविकता को कंफर्म करने के लिए सबसे पहले उसका प्रेक्षण करेंगे। समझ में आया? सबसे पहले उसको क्या करेंगे? प्रेक्षण करेंगे। उसके बाद परिकल्पना का निर्माण करेंगे। फिर बोलेंगे कि इसके कुछ लक्षण इससे मिल रहे हैं, इस वजह से मैं ये कह सकता हूं कि ये हो सकता है, ये है नहीं। बात समझना ध्यान से। कंफर्म हो गया? हम ये कह सकते हैं कि ये हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ लक्षण मैच कर रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? तो वहां हमने अपनी परिकल्पना प्रदर्शित की, कुछ लक्षण को दिखाया कि हाँ इससे ये मिल रहा था, और कुछ मैंने अपनी तरीके से भविष्यवाणी कर दी कि हाँ ये हो सकता है। आगे का स्टेप क्या होता है कि परिकल्पनाओं का प्रेक्षण। जब मैंने बोला कि ये हो सकता है, तो हम पहले जैसे मैंने बोल दिया कि जो हमारा सांप था, सांप जो मैंने देखा उसका गुणधर्म कोबरा से थोड़ा बहुत मैच किया। थोड़ा बहुत जब मैच कर लिया तो वहां हमने परिकल्पना ये कोबरा हो सकता है। और जब मैंने कोबरा हो सकता है, उसके बाद क्या करेंगे कि हमने जो भविष्यवाणी की है किस चीज की? कोबरा की। और जब कोबरा पता चल गया कि हाँ ये कोबरा है,
कंफर्म हो गया। तो उसके आगे क्या करेंगे, यानी परिकल्पनाओं का परीक्षण। हम कोबरा के गुणधर्म और उसके जो लक्षण होंगे मैच करेंगे कि अगर ये मैच कर गया तो एकदम कंफर्म 100% श्योर ये कोबरा ही है। यानी लास्ट में बोलते हैं अंतिम सिद्धांत। क्या बोलते हैं बेटा, अंतिम सिद्धांत। कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफर्म हो गया। अब जब हमने प्रूफ कर दिया तब उसको साइंस ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, सबसे पहले किसी वस्तु के बारे में हम क्रमबद्ध प्रेक्षण करेंगे, उसके बाद अपनी भविष्यवाणी करेंगे। बेटा समझते रहना, इसके बाद क्या करेंगे, अपनी भविष्यवाणी करेंगे, उसके बाद अपनी भविष्यवाणी का जो भविष्यवाणी किए हैं उसका सत्यापित करेंगे, और सत्यापित जब करेंगे तो किस सिद्धांत पे उसका सत्यापन हुआ है इस चीज को करेंगे। उस सिद्धांत को हमें देना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, बातें समझ में आई कि नहीं आई, कंफर्म हो गया। देखो कभी भी जो विकास होता है मनुष्य के, जो मानसिक विकास होता है, उससे सबसे अच्छा विकास कब होता है, जब लोग उस कई सारी चीजें नई नई देखता है। कक्षा 11 में एक चैप्टर था हिंदी का जिसका नाम था अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। क्या नाम था, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। राइटर है राहुल संकृत्यायन। कौन है, राहुल संकृत्यायन। उनसे पूछा गया कि अपना देश क्यों गुलाम हुआ। उन्होंने सीधा लिख के दिया कि हमको घूमना नहीं आता था। अभी किसी से पूछा जाए कि हम गुलाम क्यों हुए तो कोई कहता है हमारे में एकता नहीं थी, कोई कहता है कि छोटे छोटे राजा थे, राजाओं में बटे हुए थे, इस वजह से एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे, लड़ा देते थे, हम लोग लड़ जाते थे, कई सारे कारण। लेकिन देखो राहुल संकृत्यायन ने अपना विश्लेषण अलग किया। उन्होंने कहा हमको घूमना नहीं आता था। उन्होंने कहा, जब किसी ने पूछा कि कैसे, तो उनसे ये कहा गया बताइए भाई कैसे हम लोग ना घूमने कारण गुलाम हुए। तो उन्होंने कहा कि अगर वास्को डी गामा भारत आ सकता है तो कोई भारत का कालीचरण इटली और इंग्लैंड नहीं जा सकता था, जा सकता था। जिस तरीके से वो यहां आया, अपना प्रभुत्व स्थापित किया, यहां से बिजनेस और व्यापार किया, ठीक उसी प्रकार भारत का अगर कोई व्यक्ति इंग्लैंड और जाकर के क्या कहते हैं वहां पे व्यापार करता तो जो आधिपत्य जो है अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जमाया था वही आधिपत्य हम उस पर जमा सकते थे। समझ में आया कि नहीं आया? चलो देखो आगे चलते हैं। यानी कि उन्होंने बहुत बढ़िया कहा है ना कि सैर कर दुनिया की ये गाफिल जिंदगानी फिर कहां। अगर कुछ सीखना है तो सुनना कि सैर कर दुनिया की ये गाफिल जिंदगानी फिर कहां, और जिंदगानी अगर कुछ बची तो नौजवानी फिर कहां। चलो अच्छा सर जी शायर भी सुना लेते हैं। अरे सर चलो ठीक है, देखो ध्यान से, ये बातें समझ में आ गई होगी आपको कि किस तरीके से किसी घटना का निर्माण किया जाता है। अब आते हैं अपना भौतिक विज्ञान की जो शाखाएं थी मैंने बताई, और भौतिक विज्ञान की जो मेरी प्रमुख शाखा है जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूं, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं, वो कौन सा है भाई? भौतिक विज्ञान। इसी वजह से मैंने किसी विज्ञान पे और चर्चा भी नहीं की है, न रसायन विज्ञान पे और ना जीव विज्ञान पे। मैं किस पे चर्चा कर रहा हूं? भौतिक विज्ञान पे। बेटा ध्यान रखो, भौतिकता का अर्थ अभी मैंने बताया शुरुआत में ही कि सब मोह माया है। कभी कभार जो सच में होता है वो नहीं पता चलता है, ठीक है ना। देखते हैं कि जो भौतिक विज्ञान है इसके अंतर्गत प्रकृति और उसके नियमों का अध्ययन किया जाता है। तो प्रकृति में कुछ मतलब उसके नियमों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात कह सकते हैं कुछ परिघटनाएं हैं जो विजिबल हैं, जो दृश्य हैं, जो दृष्टि गोचर हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिघटनाएं हैं जो हमको दिखाई नहीं देती हैं, जिसको नॉन विजिबल कह सकते हैं। एक विजिबल है और एक क्या है? नॉन विजिबल है। समझ में आया ना। तो यानी प्रकृति में प्रकृति और उसके नियमों का जो अध्ययन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। समझ में आया कि नहीं आया? चलो देखो, भौतिक विज्ञान को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, समझना ध्यान से। जो भौतिक विज्ञान है बेटा उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक है स्थूल और इसको बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी का मतलब है क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी जो हमारे सामान्य जनजीवन की जो घटनाएं हैं। सामान्य जनजीवन घटनाओं कहने का अर्थ क्या निकल के आता है कि हम चलते हैं तो गति करते हैं, समझ में आया? चलते हैं तो गति करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। इसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनका हम विश्लेषण कर सकते हैं? प्रकाश है, ऊष्मागतिकी है, इसकी बहुत बड़ी ब्रांच है, इस पे चर्चा करेंगे, चिंता मत करो। तो ये इसके जो प्रमुख पार्ट हैं वो क्या है भैया? एक है स्थूल और दूसरा हमारा है सूक्ष्म, जिसको हम बोलते हैं, एक है हमारा क्या? माइक्रोस्कोपिक और एक है हमारा माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो मतलब सूक्ष्म,
जब इसमें देखो ध्यान से, एक तरीके से अगर इसकी बात करें, देखो अगर एक तरीके से यहां पे हम लोग चर्चा करें तो साफ साफ नजर क्या आएगा उस पे देखो ध्यान से। एक हमने बोला ना कि एक क्लासिकल मैकेनिक्स है और एक हमारी क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स है। एक क्लासिकल मैकेनिक्स है और एक क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में काफी चीजें पढ़ते हैं, गति पढ़ते हैं, मोशन पढ़ते हैं, सदिश राशि पढ़ते हैं और घर्षण पढ़ते हैं, प्रकाशिकी पढ़ते हैं, यांत्रिकी पढ़ते हैं, जितनी भी चीजें हैं सब चीजें पढ़ते हैं। और क्वांटम में एक तरीके से इसको कह सकते हैं, यहां पे हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं। टोटल क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी परमाणुओं, अणुओं, इनके बारे में छोटी छोटी बातें होती हैं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य, किस तरीके से उस तरंगों की भांति व्यवहार करता है, ये सब चीजें जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा किसमें पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स में। किसमें पढ़ने वाले हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में। बाकी जो चीजें हैं हम इसमें पढ़ेंगे न्यूटन का गति संबंधी, यानी एक तरीके से इसको हम नाम दे सकते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स। यानी कक्षा 11 का जो होगा सिस्टम वो केवल किसके अंतर्गत है, न्यूटोनियन फिजिक्स के। और ये क्वांटम भौतिकी को हम नाम देते हैं बेटा आधुनिक भौतिकी। क्या नाम देते हैं, आधुनिक भौतिकी। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसका नाम होता है बेटा आधुनिक भौतिकी। तो मेन दो ही है, एक हमारी न्यूटोनियन फिजिक्स है और एक मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है बेटा, आइंस्टाइन को। और जानते हो जो हमारी न्यूटोनियन फिजिक्स है इसका पूरा का पूरा श्रेय किसको जाता है, न्यूटन को। बातें समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से, कंफर्म हो गया। आगे चलते हैं, देखो ध्यान से, ये है हमारे, आप इनको देख रहे होंगे, ठीक है ना। इन पे थोड़ा अगर चर्चा करें तो देखो मैं इनके बारे में थोड़ा इसलिए चर्चा करना चाहता हूं। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने फिजिक्स की शुरुआत की थी और एग्जैक्ट तरीके से ये है गैलीलियो साहब। और आपको गैलीलियो के साहब के सामने एक दूरबीन दिख रही होगी, और ये जो दूरबीन है इन्होंने बांस से बना डाली थी। और बांस से बनाने के बाद एकदम एग्जैक्ट लोकेशन दे दी थी उस समय। जो आज के समय में हम लोग करोड़ों की चीजें बनाए, यानी करोड़ों की डिवाइस बनाए हैं, तो जो इन्होंने उस समय अपनी डिवाइस बनाई थी वो रीडिंग दी थी, वही रीडिंग इन्होंने, समझ में आया, अपनी कहने का मतलब है छोटी सी दूरबीन से दे दिया। समझना ध्यान से, कितनी बड़ी बात है। तो इनका नाम है गैलीलियो। क्या नाम है बेटा, गैलीलियो, ठीक है। इनका नाम है गैलीलियो। इन्होंने ही चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जैसे इन्होंने जड़त्व का नियम दिया था। कभी कभी आता है दूरबीन के आविष्कारक कौन है, तो हम लोग पढ़ते हैं गैलीलियो। कब हुआ था, पुनर्जागरण काल में। कब हुआ था, पुनर्जागरण काल में। यानी इस जड़त्व का भी इन्होंने नियम दिया था और इनके अनुसार बताया गया था कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। समझते रहो ध्यान से, कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यह है, अब मैंने शुरुआत में ही बताया था, ये जो मैंने लिखा कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये गैलीलियो भाई साहब हैं। ये कौन है, न्यूटन है। कंफर्म हो गया। तो कभी कभार क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि भौतिक विज्ञान के जो पितामह हैं वो कौन है। एक तरीके से कह सकते हैं भौतिक विज्ञान के जो पिताजी हैं वो कौन है, सर आइजैक न्यूटन और गैलीलियो। सर आइजैक न्यूटन और गैलीलियो। अब दूसरी चीज मैंने यहाँ पे देखो ध्यान से, एक लिखा है ना कि सब यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, मोह माया है, ठीक है ना। मोह माया का मतलब क्या है कि कभी कभार क्या होता है, हम फालतू चीजों में परेशान होते हैं लेकिन एग्जैक्ट चीजों को नोट नहीं कर पाते हैं। कंफर्म हो गया। एग्जैक्ट चीजें कहने का मतलब, जैसे आइए हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं, मजा आएगी। देखो जैसे एक आइंस्टीन का इक्वेशन लेते हैं। किसका लेते हैं, आइंस्टीन का इक्वेशन, जो बहुत पॉपुलर है। आइंस्टीन का इक्वेशन। आओ तुमको दिखाते हैं मोह माया क्या है, किसको सही माने और किसको सत्य माने, किसको गलत माने, ठीक है ना। मोह माया बता रहे हैं सर जी, खुद मोह माया में पड़े हुए हैं। नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, ठीक है। हमें कोई मोह माया नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से, आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिया था, E = mc²। आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिया था जिसका नाम था E = mc²। ये जैसे ही मार्केट में आया, ठीक ना, साइंस की दुनिया में एक महाक्रांति का जन्म हुआ। लोग इस पे तरह तरह की जो है अवधारणाएं, अपने अपनी जो बातें थी वो बताना शुरू कर दिए। जहां ई, समझना, जहां
ई जो है वो हमारी क्या है, ऊर्जा है, ई क्या है, ऊर्जा, और एम जो है वो हमारा क्या है, द्रव्यमान। सी क्या है, प्रकाश की चाल, सी क्या है भैया, प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल। और सबसे इनकी खतरनाक बात है, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने जो बोला, अगर इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, देखो कितना गलत बोला है। अच्छा सर आप आइंस्टीन गलत बोल रहे हैं, अब जब भाई हमको लग रहा है गलत हम कह रहे हैं, बाकी तुम लोग समझना। इन्होंने बोला कि द्रव्य को ऊर्जा में, समझना ध्यान से, द्रव्य को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। देखो ध्यान से, कितनी घटिया बात है ये। इन्होंने बोला कि द्रव्य को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, सत्य है, द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, यह सत्य है। लेकिन यह कह दिया जाए कि ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित कर सकते हैं, यह थोड़ा सी कहानी समझ में नहीं आ रही है। अगर इस पर थोड़ा सा और विश्लेषण करें, हम लोग अगर देखें कि अगर कह देते कि हम ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित कर सकते हैं, तो मनुष्य की मृत्यु कभी होती ही नहीं, गारंटी दे रहा हूं। आप लोग सोच के देखो क्यों नहीं होती। हम लोग यहां से पढ़े हैं एक तरीके से, ऊर्जा बहुत बड़ी चीज नहीं है, जो ये ऊर्जा लिखा हुआ है, अगर इस पे देखा जाए तो ये हम कह सकते हैं ना कि जब तक बॉडी में एनर्जी है तब तक बॉडी एक्टिव रहती है। जब तक बॉडी में एनर्जी है तब तक हमारी बॉडी क्या होती है, एक्टिव रहती है। जैसे ही इससे एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी गई, हमारी बॉडी डीएक्टिव, जिसको कहते हैं इंसान मर गया। अर्थात यहां से सिद्ध होता है आत्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं आत्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। बात समझते रहो ध्यान से, एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। मैं कह सकता हूं क्योंकि जब तक बॉडी में एनर्जी है तब तक बॉडी एक्टिव रहेगी, और जब जैसे एनर्जी गायब, समझ लो बॉडी डीएक्टिव शुरू हो जाती है। अब कहीं ना कहीं आत्मा अगर एक प्रकार की ऊर्जा है, और ये बोल रहे हैं कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में, समझना ध्यान से, क्या बोल रहे हैं कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो ये जो आत्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, इस ऊर्जा को हम पुनः द्रव्य में परिवर्तित कर लें, समझ में आया, और एक नई बॉडी का फॉर्मेशन कर लें। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इंसान है वो मरने वाला नहीं है। दूसरी चीज समझो, हम पंखा चलाते हैं, विद्युत धारा जो होती है हम लोग चलाते रहते हैं कि नहीं, यानी वहां से तो ऊर्जा परिवर्तित होकर क्या आ रही है, तो हम कोई एक ऐसी डिवाइस तैयार कर लें कि इस ऊर्जा को क्या कर लें, कलेक्ट कर लें। कलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी डिवाइस तैयार कर लें कि ये जो ऊर्जा है एक तरीके से अगर इकट्ठा हो जाए, तो यहां रिसाइकलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मतलब हमें बहुत बिजली का बिल जो है, जितनी एनर्जी आ रही है उसको फिर इकट्ठा कर लें, फिर उसको दोबारा यूज करें, फिर उसको इकट्ठा कर लें, फिर मतलब जैसे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब ना ही उसे हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। द्रव्य को ऊर्जा में मत करो, यह कहानी थोड़ा सा मुझे हजम नहीं होती है। किसकी, आइंस्टीन की। और ये मैं नहीं कहता हूं, ठीक है ना। ये सोच रहे हो कि सर बोल रहे हैं, ये थीसिस है। एक है अजय सिंह, क्या नाम है बेटा, अजय सिंह, और वो हिमाचल प्रदेश, जो एक तरीके से हिमाचल की एक यूनिवर्सिटी है, हिमाचल की एक यूनिवर्सिटी है, उसी में वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, यानी एक तरीके से कह सकते हैं वो वहीं पे फिजिक्स के एक टीचर्स हैं। और वो उन्होंने इस पे चैलेंज किया कि ये कहीं ना कहीं मिस्टेक है, यानी इनके क्वेश्चन में, यानी जो E=mc² है, इसकी एक विशेष स्थिति होती है, केवल वहीं ये काम करता है, यानी समस्त जगहों पर ये कार्य नहीं करता। बात समझ में आई ना। तो ये इसकी क्या है बेटा, रोचकता है। इसमें कहीं ना कहीं क्या है कि इतना क्या कहते हैं, फॉर्मूला वगैरह देने के बाद, कॉन्सेप्ट देने के बाद, अच्छा बहुत लोग कहते हैं सर आपने कह दिया आत्मा एक प्रकार की ऊर्जा है,
तो आत्मा दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? ऊर्जा कभी भी नहीं दिखाई देती है। ऊर्जा दिखाई देती है कि हमारे अंदर ऊर्जा है, देखो काली काली बैठी है। ऊर्जा का कोई भौतिक स्वरूप होता है? नहीं होता है। और क्यों दिखाई देगी? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। मूर्ख देखो ध्यान से, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जो है ट्रेवल करती है। अगर एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से कोई बगल से ट्रेवल कर जाए ना तो सूंघ नहीं पाओगे भाई, देखने के बाद छोड़ दो। और जबकि हम पढ़ते हैं सी स्क्वायर। सी स्क्वायर का मतलब समझ रहे हो ना? मतलब उसका भी वर्ग कर दो, 3 त्रिका 9 हो गया और 10⁻10 हो गया। इतनी स्पीड से निकलती है। तो ये पहले बताओ, उसको आप देख सकते हो? मैंने बोल दिया ना, इसी वजह यही कारण होता है कि जो हमको आत्मा या दिखाई नहीं देती है। कंफर्म हो गया कि नहीं होगा? क्योंकि वो भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, और वो इतनी स्पीड से ट्रेवल करती है। मैंने बोला ना कि अगर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अगर कोई चीज आपके बगल से निकले ना तो सूंघ नहीं सकते हो, देखने की तो बात छोड़ दो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? चलो देखो, सर जी आप भी फालतू बात कर दिए। नहीं, चलो कोई नहीं है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान देना और इस पर थोड़ा सा बहस करना किसी अपने भी टीचर्स से, और इस पर जो है क्या कहते हैं बढ़िया से थोड़ा ध्यान देना। चलो देखो, अब कहीं ना कहीं क्या है, अगर विज्ञान, जैसे विज्ञान पे ही चर्चा करें, अभी देखो इसमें बहुत सारी टॉपिक्स हैं कि भौतिक विज्ञान और समाज का संबंध। भौतिक विज्ञान और समाज का संबंध, तो भौतिक कह सकते हैं। देखो इसी में हम लोग थोड़ा से चर्चा कर देते हैं, भौतिकी तथा समाज। भौतिकी तथा समाज, इसका क्या अर्थ है? भौतिकी और समाज का क्या अर्थ निकल के आएगा? ठीक है, मतलब किस प्रकार से भौतिक ने समाज के लिए कार्य किया। आप लोग जानते हो, बड़ी बड़ी दूरियों को चंद मिनटों में, चंद घंटों में नाप दिया, भौतिक विज्ञान ने काम किया। ठीक है, आज हम करोड़ों, एक तरीके से कह सकते हैं कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से फेस टू फेस बात कर सकते हैं, साइंस ने काम किया। ठीक है, और कहीं ना कहीं क्या है कि दिन प्रतिदिन जो है हमारा जो विकास है वो निरंतर होता जा रहा है। आज इसी विज्ञान ने अगर कहें तो कहीं ना कहीं क्या कर दिया कि हमको स्कूलों से दूर कर दिया और ऑप्शन दे दिया कि बेटा आप ऑनलाइन क्लास करो। अगर ये विज्ञान ना होता तो आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन ना होता, मोबाइल फ़ोन ना होता तो हमारा और आपका कोई मुलाकात या दर्शन नहीं हो सकता था। ठीक है ना? तो ये सब किसके चमत्कार है? विज्ञान के। तो विज्ञान ने समाज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन विज्ञान समाज के लिए कहाँ तक उपयोगी है? समझ में है ना? विज्ञान जो है वो समाज के लिए कहाँ तक उपयोगी है, वो कहाँ तक सही साबित होता है, उसको ध्यान दो। कभी कभार क्या करते हैं ना, देखो किसी ने बहुत बढ़िया लिखा है, आज मैं आपको एक थॉट दिखा रहा हूं, मुझे मिल गया था। ये देखो, दिख रहा होगा आपको? ठीक है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि विज्ञान इंसान को गरीबी और बीमारी से तो निकाल सकता है। विज्ञान इंसान को गरीबी और बीमारी से तो निकाल सकता है, मगर वो बदले में इंसान की सामाजिक अशांति को खत्म कर सकता है। इसका अर्थ क्या समझे? मोबाइल फोन आया, बेटा मां से दूर हो गया। मोबाइल फोन आया, बेटा पिता से दूर हो गया। मोबाइल फोन आया, समझते रहो ध्यान से, हम अपनों से दूर होते जा रहे हैं और दूर वालों से दोस्ती बना रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? अपनों से दूर होते जा रहे हैं लेकिन दूर वालों से दोस्ती बना रहे हैं। मतलब फेसबुक पे ऐसे व्यक्ति को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं जिसको हम जानते तक नहीं है, और वहीं पूरी महफिल जमा होती है, यानी एक समाज के सारे व्यक्ति, सारे लोग इकट्ठा होते हैं। अचानक मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं अपना फोन निकाल करके कुछ अपना अलग काम करना शुरू कर देता हूं। बेटा ये विज्ञान है। समाज में अशांति व्याप्त कर दिया साइंस ने। अवसर तो बहुत अच्छे दिए, ठीक है ना, कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदा तो बहुत है। दूसरा समझो कि प्रकृति के प्रति मन में सम्मान और हृदय में प्यार है। प्रकृति के प्रति मन में सम्मान और हृदय में प्यार है तो विज्ञान पूरी मानवता के लिए सुंदर उपहार है। वो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं कि प्रकृति के प्रति मन में सम्मान और हृदय में प्यार है तो विज्ञान पूरी मानवता के लिए क्या है? एक सुंदर उपहार है। ठीक है,
विज्ञान एक तरफ तो मैंने इसके अस्तित्व की बात कर दी, देखो कितनी बात हुई, यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हमने इसके जो है डिसएडवांटेज की बात कर ली, इसकी हानि की बात कर ली। लेकिन मैंने कहा कि यदि प्रकृति के प्रति हमारे मन में जरा सा भी प्यार है, मोहब्बत है, यानी प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना यदि हम तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा और एक अच्छा सुंदर क्या है, उपहार है। ठीक है ना। और आप लोग नीचे दिख रहा है, कंफर्म हो गया, नीचे क्या दिख रहा है कि विकास और विज्ञान की ये कैसी हवा आई, विकास और विज्ञान की ये कैसी हवा आई और खुद के हाथों से हमने खुद की चिता सजाई। आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम चाहे जितना आगे निकल चुके हों, चाहे जितना साइंस के क्षेत्र में तरक्की कर चुके हों, लेकिन जब प्रकृति अपना कहर बरपाना शुरू करती है तो वहाँ पे हमारे सारे तकनीकी सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग देख रहे हो कि कहीं ना कहीं 3 साल से पूरे भारत देश की जो जनता है, वो चाहे कभी अमीर वर्ग हो या गरीब वर्ग हो, दोनों का दोनों वर्ग परेशान है। समझ में आया कि नहीं आया? ये कहीं ना कहीं किसका है, प्रकृति का है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ चुका था। प्रकृति अपने आप को संतुलन में लाने के लिए ऐसी घटनाएं जो है क्या कहते हैं, उत्पन्न की। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीजें हो गई। यानी आज हम लोगों ने जो चर्चा की वो केवल भौतिक जगत पे की, भौतिक विज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। ठीक है ना। और विज्ञान से संबंधित जो भी बातें थी मैंने यहाँ पे चर्चा की, आप लोग ये इस वीडियो को जरूर देखिए, कंफर्म हो गया। और एक दूसरे मित्रों को शेयर जरूर करिए। इससे क्या समझ में आएगा कि आप भी कहीं ना कहीं क्या है, इससे थोड़ा सा इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। और ऐसे ही कंटिन्यू देखते रहें। हाँ, अगर आपको कुछ समझ में आता है, कोई चीज़ बढ़िया लगती है, तो प्लीज़ आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो वीडियो को जो है क्या कहते हैं, हमारा मनोबल, हमारा जो ऊर्जा स्तर है वो और बढ़ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।